हे सेल्स, कैसे हो आप सब। आई होप सब बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे, सबकी पढ़ाई भी काफ़ी मस्त सी चल रही होगी। मैं हूँ आपकी अपनी खुशबू मैम, बायोलॉजी मास्टर टीचर एट वेदांतु। तो भाई आज का जो सेशन है हमारा, मैं ऐसे आपको इम्पॉर्टेंट बायोलॉजी के टर्म्स बताने वाली हूँ, डिफाइन करने वाली हूँ, जो अक्सर आप भूल जाते हो और अक्सर आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछते हो कि मैम इसकी डेफिनेशन क्या होनी चाहिए, उसकी डेफिनेशन क्या होनी चाहिए। ऐसे टर्म्स बताऊंगी जो आपको हमेशा याद रहेंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर बायोलॉजी के टर्म्स। चलो, तो सबसे पहला टर्म हम देख लेते हैं क्या है। जो सबसे पहला टर्म आप मुझसे अक्सर पूछते हो कि मैम अगर सेल आएगा तो हम सेल का डेफिनेशन क्या लिखेंगे। तो भाई सेल का क्या डेफिनेशन होता है, हमारा स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट होता है लाइफ का। बिकॉज हमारी पूरी बॉडी जो होती है इट इज मेड अप ऑफ सेवरल टाइप्स ऑफ सेल्स या डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स, जो कि सब ऑर्गेनाइज होकर के ग्रुप बनाते हैं एक टिश्यूज का एंड परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शंस। तो हमारी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, सेल द स्ट्रक्चर unit of life because several cells can make the structure of entire organism। और इसका एग्जांपल क्या हो गया, एनिमल बॉडी हमारी डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल से बनी होती है। हमारे नर्वस टिश्यूज में सेल्स प्रेजेंट होते हैं, मस्कुलर टिश्यूज में प्रेजेंट होते हैं। ये सारे टिश्यूज क्या होते हैं, ग्रुप ऑफ सेल्स ही होते हैं, जो कि स्ट्रक्चर तो बनाते ही बनाते हैं, साथ में हमारे फंक्शनल यूनिट भी होते हैं। तो अगर अगली बार से ये टर्म आए तो इस तरीके का डेफिनेशन फ्रेम करके आप उसमें लिख के आ सकते हो। ठीक है, तो भाई ये हमारा नाश्ता गाता हुआ सेल दिख रहा है। ठीक है, नाउ मूविंग अहेड विद द नेक्स्ट वाला हमारा इंपॉर्टेंट सा टर्म जो कि है सेल्यूलर रेस्पिरेशन। अब आपने ये सेल्यूलर रेस्पिरेशन अक्सर एक उसमें पढ़ा होगा, वो है माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, वो है माइटोकॉन्ड्रिया। अक्सर आपने माइटोकॉन्ड्रिया में पढ़ा होगा कि माइटोकॉन्ड्रिया इज द साइट ऑफ सेल्यूलर रेस्पिरेशन। तो भाई अब आप लोग कंफ्यूज ये हो जाते हो कि ये माइटोकॉन्ड्रिया में जो सेल्यूलर रेस्पिरेशन हो रहा है, ये सेल्यूलर रेस्पिरेशन एक्चुअली में होता क्या है। ठीक है, तो बहुत सिंपल सी लैंग्वेज में बताऊंगी आपको कि सेल्यूलर रेस्पिरेशन क्या होता है ना। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया में होता है और इसमें ऑक्सीजन का यूज करके, O2 का यूज करके फूड का ऑक्सीडेशन करवाया जाता है। ये चीज जो है आप ऑक्सीडेशन वाली सेल्यूलर रेस्पिरेशन की अपने 10th क्लास में पढ़ोगे, लेकिन कभी कभी इसका डेफिनेशन पूछा जा सकता है आपके 2 मार्कर्स या 3 मार्कर के क्वेश्चन में कि व्हाई माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज सेल्यूलर रेस्पिरेशन एंड व्हाट इज सेल्यूलर रेस्पिरेशन। तो सेल्यूलर रेस्पिरेशन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, जिसमें ऑक्सीजन का यूज करके फूड का ऑक्सीडेशन करवाते हैं और एनर्जी रिलीज करते हैं इन द फॉर्म ऑफ ATP। तो एक प्रॉपर फ्रेम्ड जो आपकी डेफिनेशन हो जाएगी, एक सेल्यूलर रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस बाय विच food releases energy in the mitochondria. Cells absorb glucose from the food and burn it to produce energy in the form of ATP। burn it मतलब ऑक्सीडेशन करवाता है फूड का माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, जिसमें से एनर्जी रिलीज होती है इन द फॉर्म ऑफ ATP। तो भाई अगली बार अगर आपसे सेल्यूलर रेस्पिरेशन पूछा जाए तो आप बता करके आना कि एक प्रोसेस होता है जो कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है, जिसमें हमारा जो सेल्स होते हैं वो ग्लूकोज हमारे फूड को ऑक्सीडाइज करते हैं एंड रिलीजेस द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP। ठीक है, चलो नाउ मूविंग अहेड विद द नेक्स्ट वाला हमारा टर्म, जो कि अक्सर 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 नहीं सबसे ज्यादा डिफरेंस रिलेटेड क्वेश्चन, सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस रिलेटेड क्वेश्चन है आपका प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल, जिसको हम ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियर रीजन के बेसिस पे डिफाइन अक्सर करते हैं। क्योंकि भाई जो न्यूक्लियर रीजन होता है वो एकदम वेल डिफाइंड होता है हमारे किस सेल्स में, हमारे यूकैरियोटिक सेल्स में, जो कि आपको ये दिख रहा है। या तो वो प्लांट सेल हो सकता है या फिर वो एनिमल सेल हो सकता है, दोनों में से कोई भी आपका हो सकता है। और ये दोनों ही हमारे क्या होते हैं, यूकैरियोटिक टाइप ऑफ सेल होते हैं। तो अब बात करते हैं हम लोग प्रोकैरियोटिक सेल की। तो भाई प्रोकैरियोटिक सेल में आ जाती हैं हमारी बैक्टीरिया।
ठीक है, जिसमें अगेन मैंने आपको क्या बताया, हम इन दोनों को डिफाइन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर न्यूक्लियर रीजन। तो भाई न्यूक्लियर रीजन वेल डिफाइंड होता है आपके यूकैरियोटिक सेल्स में, सॉरी, एंड न्यूक्लियर रीजन जो होता है वो इल डिफाइंड होता है, मतलब उसमें ना ही न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, ना ही न्यूक्लियोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। ऐसा इल डिफाइंड न्यूक्लियर रीजन हमारे प्रोकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड। ठीक है, इसमें ये क्या होता है, न्यूक्लियोइड, जिसमें इसका डीएनए आरएनए जो जेनेटिक मटेरियल होता है इसका, या तो आरएनए होगा या तो डीएनए होगा, वो साइटोप्लाज्म में ही सस्पेंडेड रहता है, उसमें कोई भी मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती। ठीक, चलो, तो इसके अलावा जो हमारा और बेसिक टर्म्स आते हैं, अगेन यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म का डिफरेंस। भाई ये दोनों डिफरेंस तो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ में जरूर से जरूर पूछे जाते हैं, या तो आपसे 3 मार्क्स में पूछ लिए जाएंगे, या तो 5 मार्कर क्वेश्चन में डिवीजन करके आपसे 2 मार्कर्स में पूछ लिया जाएगा। तो मेक श्योर करना कि भाई फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ में ये डिफरेंसेस तो जरूर से जरूर पढ़ के जाना। अब हम बात करते हैं यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म की, जिनको हम डिफाइन करते हैं ऑन द प्रेजेंस ऑफ सेल, की कितने नंबर ऑफ सेल्स प्रेजेंट होते हैं। अगर हम बात करें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की, तो यूनि का मतलब क्या होता है, ओनली वन। तो जब सिंगल सेल प्रेजेंट होगा तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं, और अगर 2 सेल प्रेजेंट होंगे तो हम उसको मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं। तो बस यही है आपका, जिसको टर्म आपको याद रखना है। देखो बायोलॉजी के जो टर्म्स होते हैं ना, उन्हीं में ही उनका मीनिंग छुपा होता है। तो अगर बायोलॉजी के टर्म्स को अच्छे से रीड करोगे ना, तो अपने आप ही उनका मीनिंग खुद से ही निकाल लोगे। ठीक है, चलो मूविंग अहेड विद द नेक्स्ट बेसिक सा टर्म, जो कि है न्यूक्लियस। बाबा ये भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनल होता है, जिससे रिलेटेड आप मुझसे क्वेश्चन अक्सर पूछते हो कि मैम अगर सेल ऑर्गेनल न्यूक्लियस आएगा तो हम उसके बारे में क्या लिखेंगे। भाई ये जो होता है, ये क्या होता है, कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल होता है, दैट कंटेन्स द जेनेटिक मटीरियल, डीएनए एंड डायरेक्ट सेल एक्टिविटीज। डायरेक्ट सेल एक्टिविटीज का मतलब हमारी सेल की जो डिफरेंट एक्टिविटीज हैं वो आपका कौन कंट्रोल करता है, न्यूक्लियस कंट्रोल करता है। कौन कंट्रोल करता है, न्यूक्लियस कंट्रोल करता है। कौन कंट्रोल करता है, न्यूक्लियस कंट्रोल करता है। ठीक है, तो इसीलिए हम इसको कंट्रोल सेंटर भी बोलते हैं, या फिर आप इसके बारे में ऐसे भी लिख सकते हो, न्यूक्लियस द लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनल और द हेडक्वार्टर्स ऑफ द सेल दैट कंटेन्स द जेनेटिक मटीरियल, डीएनए ब्रैकेट में, एंड इट कंट्रोल्स द एक्टिविटीज ऑफ द सेल, एंड इट कंट्रोल्स द सेल्स एक्टिविटी और इट कंट्रोल्स द एक्टिविटीज ऑफ द सेल। ठीक, तो भाई डायग्राम ये बना हुआ है, जिसमें जो डार्क सा स्ट्रक्चर दिख रहा है वो आपको न्यूक्लियोलस होता है, न्यूक्लियर एनवेलप या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी इसको आप लिख सकते हो, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो आप इसको। न्यूक्लियर पोर्स प्रेजेंट होते हैं। पोर्स का मतलब क्या होता है, ऐसे होल्स जिसके थ्रू मटेरियल एक्सचेंज हो सकता है सेल और न्यूक्लियस के बीच में। और क्रोमोसोम्स, जिसको हम जेनेटिक मटेरियल बोलते हैं। तो ये है पूरा हमारा न्यूक्लियस का डायग्राम। और अगर इससे रिलेटेड डेफिनेशन पूछी जाए 2 मार्कर्स में या 3 मार्कर्स में, तो ये लिख करके आप इसका डायग्राम बना देना, तो 3 मार्क्स तो आपके हाथ में ऐसे पकड़ा देंगी मैम। ठीक, आया समझ में? आई होप सबको ये टर्म अब समझ में आ गया होगा कि क्या होता है। भाई जितने भी मैंने ये टर्म्स इंक्लूड करे ना, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मेक श्योर करना कि सेशन को स्टार्ट से लेकर एंड तक पूरा देख रहे हो, वो सारे ही इंपॉर्टेंट टर्म्स जानने के लिए। मूविंग अहेड विद द नेक्स्ट टर्म, जो कि होता है सेल ऑर्गेनल्स, जो अक्सर हम पूछते हैं मैम से कि मैम सेल ऑर्गेनल की डेफिनेशन अगर आएगी तो हम क्या लिखेंगे, क्योंकि भाई सिंगल चीज हमें पता है जिसको हम क्या कहते हैं, सब सेल्यूलर स्ट्रक्चर्स। सेल ऑर्गेनल्स क्या होते हैं, ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं दैट इज प्रेजेंट विद इन द सेल to perform a specific function and responsible for carrying out various cellular processes। भाई ये सेल ऑर्गेनल क्या होते हैं, ये ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं, सब सेलुलर स्ट्रक्चर होते हैं जो सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं और एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करने का काम करते हैं। जैसे कि अगर मैं लाइजोसोम्स की बात करूं तो उनको सुसाइडल बैग्स बोला जाता है। क्लोरोप्लास्ट की बात करूं तो सिर्फ प्लांट सेल में प्रेजेंट होते हैं और वो किसका काम करते हैं, फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं। सेल मेम्ब्रेन या सेल वॉल
की बात करूं तो वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, गोल्गी कॉम्प्लेक्स की बात करूं तो वो प्रोटीन की पैकेजिंग करवाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया की बात करूं तो वो हमारा पावर हाउस ऑफ द सेल होता है। उसके बाद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन की सिंथेसिस करवाता है और लिपिड की सिंथेसिस करवाता है, डिटॉक्सिफिकेशन में हेल्प करता है एंड इवन मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस में भी हेल्प करता है। तो भाई इसी तरीके से ये सारे हमारे डिफरेंट सेल ऑर्गेनल्स हैं जो कि एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं एंड दीज आर द सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स दैट present inside the cell and perform a specific type of function to carry out various processes that is known as cellular processes। तो अगली बार अगर सेल ऑर्गेनल से रिलेटेड डेफिनेशन आए तो भाई ऐसे लिख करके आ जाना, और हो सके तो कोई एक सेल ऑर्गेनल का डायग्राम भी आप बना करके आ सकते हो जो आपको बहुत इजी लगता है। ठीक है, चलो मूविंग अहेड विद द नेक्स्ट हमारा टर्म भाई जाइलम एंड फ्लोएम। तो जाइलम एंड फ्लोएम हमारे क्या होते हैं, कोई बता सकता है जाइलम और फ्लोएम क्या होते हैं? तो देखो जाइलम और फ्लोएम जो होते हैं हमारे क्या होते हैं, ये होते हैं हमारे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज। ठीक है, ये होते हैं हमारे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज। तो अब देखो इनसे रिलेटेड कैसे क्वेश्चन, इन टर्म्स से रिलेटेड कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, या तो वो आपसे डिफरेंस पूछ सकता है या तो वो आपसे डेफिनेशन पूछ करके कि व्हाट इज फ्लोएम एंड राइट द वेरियस पार्ट्स ऑफ द जाइलम एंड फ्लोएम टिश्यूज। ठीक है, इस तरीके से पूछा जा सकता है। ठीक है, तो अब मैंने क्या बताया, जाइलम या फ्लोएम का डिफरेंस पूछ सकते हैं या फिर वो आपसे एक पर्टिकुलर टर्म के बारे में, जाइलम के बारे में पूछ सकते हैं। तो ये सारे टर्म्स का मीनिंग समझ के जाओ अच्छे से कि जाइलम और फ्लोएम होते क्या हैं और ये क्या काम करते हैं, क्योंकि इसी से ही आप अपनी डेफिनेशन बना सकते हो। तो भाई जितने भी टर्म्स इस मैंने सेशन में इंक्लूड करे हैं मेक श्योर करना जरूर पढ़ के जाओ। तो अगर हम जाइलम की बात करें तो अभी मैंने बताया क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू होते हैं जिनका काम क्या होता है, वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन। तो भाई ये हमने जब से अपने परमानेंट टिश्यूज पढ़े तब से हम वेरी स्टार्टिंग ऑफ द अपने क्लास 9 के पढ़ते आ रहे हैं कि ये वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन करते हैं। अब वाटर और मिनरल्स कहाँ प्रेजेंट होंगे, रूट्स के सॉइल में। तो भाई रूट्स उन वाटर और मिनरल्स को सक करती है और डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट में ट्रांसपोर्ट करती है। तो भाई इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, जाइलम इज अ टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू दैट परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द रूट्स टू द वेरियस पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स। और इसको और एनहांस करना है तो आप इसमें इसके 4 एलिमेंट्स लिख सकते हो कि इसमें ट्रेकीड्स, वेसल्स, जाइलम पेरेन्काइमा और जाइलम फाइबर्स भी प्रेजेंट रहते हैं जो कि कुल मिलाकर के ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स का काम करते हैं। ठीक है, तो अगर ट्रेकीड्स और वेसल्स की बात करोगे तो वो आपका जाइलम में वाटर की ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करवाता है। जाइलम पेरेन्काइमा जो होता है भाई, जहां पेरेन्काइमा आ जाता है मतलब वो स्टोरेज का काम करवाता है, तो जाइलम पेरेन्काइमा स्टोरेज का काम करवा रहा है और फाइबर आपके जो डेड सेल्स होते हैं वो इसको प्रोटेक्शन का काम प्रोवाइड करते हैं। सिमिलरली फ्लोएम के बारे में भी आप ऐसे ही डेफिनेशन बता सकते हो कि फ्लोएम are the complex permanent tissue that performs the function of conduction of food from leaves to the various part of the plants and the direction is bidirectional। ठीक है, and the direction is bidirectional। सिंपल bidirectional होता है मतलब खाना जो है आगे पीछे दोनों पोजीशन में जा सकता है, लेकिन फ्लोएम में जो डायरेक्शन होता है वाटर का वो हमेशा रूट्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट होता है, कभी भी अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट टू रूट्स नहीं होता है। ठीक, चलो मूविंग अहेड विद द नेक्स्ट हमारा गार्ड सेल्स। तो आपने गार्ड सेल्स बहुत बार सुने होंगे, किसमें प्रेजेंट होते हैं, ये गार्ड सेल्स प्रेजेंट होते हैं स्टोमेटा में। ये स्टोमेटा क्या करवाता है, गैसेस का एक्सचेंज करवाता है
और ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस करवाता है। किसका काम करवाता है? गैसेस का एक्सचेंज करवाता है और ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस करवाता है। ठीक है, तो अब गैसेस का एक्सचेंज और ट्रांसपिरेशन करवाता है, लेकिन ये स्टोमेटा बंद, ओपन और क्लोज कैसे होता है? ये होता है ओपन और क्लोज विद द हेल्प ऑफ द गार्ड सेल्स। तो गार्ड सेल्स की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? दे आर द स्पेशलाइज्ड टाइप्स ऑफ सेल्स दैट कंट्रोल्स द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द स्टोमेटा। बस अभी आपको इतना सा जानना है, क्योंकि गार्ड सेल वाला जो पूरा डायग्राम होगा आपका, वो आपके 10th क्लास में आएगा। बस अगर इन केस आपसे कभी स्टोमेटा से रिलेटेड गार्ड सेल की डेफिनेशन पूछ ली जाए, तो आप ये कह सकते हो कि वो एक स्पेशलाइज्ड टाइप के सेल होते हैं जो स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग को कंट्रोल करते हैं। ठीक, क्योंकि ये अक्सर पूछ लिया जाता है कि स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग कौन कंट्रोल करता है, तो आपको पता होना चाहिए कि गार्ड सेल्स कंट्रोल करते हैं। अब आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म पे, जो कि है लेटरल मेरिस्टम। भाई लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज कैसे होते हैं? दे आर द सिंपल बोल रही हूँ। लेटरल मेरिस्टेम आर द मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज दैट कंट्रोल द ग्रोथ ऑफ plants and increasing the girth of the plant। क्या करते हैं? गर्थ ऑफ द प्लांट इंक्रीज करते हैं, स्टेम्स और रूट्स की गर्थ इंक्रीज करते हैं। गर्थ मतलब उसको मोटू बनाने में हेल्प करते हैं, मोटू मतलब उसकी ब्रेथ को इंक्रीज करते हैं। अब मेरा ये जो प्लांट है, इसकी जो ब्रेथ होगी, ये जो चौड़ाई होगी इसकी, इसको लेटरल मेरिस्टेम कंट्रोल करता है। ठीक है, ये इतना सा है, अब धीरे धीरे करके ये इतना हो जाएगा, धीरे धीरे करके इतना मोटा हो जाएगा। तो ये मोटे होने का काम हमारा कौन करवा रहा होता है? लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। तो भाई जैसे लेटरल मेरिस्टेम की डेफिनेशन बनती है कि लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज आर द टाइप ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग द गर्थ ऑफ स्टेम्स एंड रूट्स, वैसे ही एपिकल और इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज की आप डेफिनेशन फॉर्म कर सकते हो। अगर आपको एक डेफिनेशन आती है तो बाकी सबकी डेफिनेशन आप कर सकते हो। तो अगर इन केस कभी आपसे ऐसे रिलेटेड टर्म रिलेटेड क्वेश्चंस आए, तो इसी तरीके से ही आपको बनाना है। भाई जो फंक्शन होता है ना, उसी को ही फ्रेम करके डेफिनेशन में बनाया जाता है, कोई डेफिनेशन अलग से नहीं पढ़ी जाती है। ठीक है, नाउ मूविंग अहेड विद द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स, जो कि हैं आपके पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा। और हमें पता है कि ये तीनों क्या होते हैं? दीज आर द permanent tissues, these are the permanent टिश्यूज। और अभी मैंने आपको एक ट्रिक बताई कि इनके फंक्शन के बेसिस पे ही आप इनकी डेफिनेशन फॉर्म कर सकते हो। तो अगेन भाई पेरेन्काइमा क्या करता है? आपका स्टोरेज का काम करता है। तो कैसे लिखोगे? पेरेन्काइमा आर द टाइप ऑफ सिंपल परमानेंट टिश्यूज दैट सपोर्ट्स दैट प्रोवाइड्स द स्टोरेज, दैट परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ स्टोरेज इन द प्लांट्स एंड आर ऑल्सो इन्वॉल्व्ड इन फोटोसिंथेसिस, स्टोरेज एंड सपोर्ट। भाई फोटोसिंथेसिस क्यों? हमने क्लोरेनकाइमा पढ़ा था जिसके अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है। तो भाई पेरेन्काइमा की यही डेफिनेशन हो गई उनके फंक्शन के बेसिस पे कि दे आर द सिंपल परमानेंट टिश्यूज दैट helps the plant in photosynthesis and also stores some of the food materials and also the excretory materials of the plant. They perform the function of storage and the storage of excretory प्रोडक्ट्स ऑल्सो। सिमिलरली हम कोलेनकाइमा की भी डेफिनेशन बना सकते हैं, जो कि आपके परमानेंट टिश्यूज होते हैं, सिंपल परमानेंट होते हैं। तो अगेन क्या होते हैं? कोलेनकाइमा आर द टाइप ऑफ सिंपल परमानेंट टिश्यूज, जो कि क्या होते हैं? दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग फ्लेक्सिबिलिटी टू द ग्रोइंग पार्ट्स ऑफ द प्लांट। फ्लेक्सिबिलिटी क्या मतलब? जैसे हवा वगैरह चलती है तो प्लांट्स क्या होते हैं? इधर उधर मूव करने लग जाते हैं। तो इतनी तेज हवा चलेगी तो मे बी प्लांट की पॉसिबिलिटी होती है कि वो टूट करके गिर जाए। तो भाई उसको टूटने से बचा के लिए उसके अंदर कोलेनकाइमा टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं, जो उसको हवा में मूव करवाने में हेल्प करते हैं, उनको फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। सिमिलरली स्क्लेरेनकाइमा की भी आप डेफिनेशन बना सकते हो। दे आर द टाइप ऑफ सिंपल परमानेंट टिश्यूज दैट प्रोवाइड द मैकेनिकल स्ट्रेंथ एंड सपोर्ट टू द प्लांट्स। देखो सिंपल सी चीज है, जो उसके फंक्शन होते हैं उसी के बेसिस पे ही उनकी डेफिनेशन होती है। ये टर्म्स इंपॉर्टेंट के साथ साथ आपको डेफिनेशन फ्रेम करना भी बता रही हूं कि अगर इन केस एग्जाम में उनसे रिलेटेड कुछ पूछा जाएगा तो किस तरीके से उनकी डेफिनेशन फ्रेम करके आओगे। और ये सारे के सारे टर्म्स आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे एग्जाम में क्वेश्चंस जरूर पूछे जाएंगे। तो भाई मेक श्योर करना कि इन सबको आप बहुत अच्छे से पढ़ करके जा रहे हो।
मूविंग अहेड विद द नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट सा टर्म जो कि है कनेक्टिव टिश्यू। भाई कनेक्टिव टिश्यू में हमने बोन, कार्टिलेज अलग अलग पढ़े तो हैं, लेकिन कनेक्टिव टिश्यू नहीं पढ़ा कि कनेक्टिव टिश्यू की डेफिनेशन क्या लिखनी है। तो भाई कनेक्टिव टिश्यू मतलब दो चीजों को कनेक्ट कर रहे होंगे। तो दे आर द टाइप ऑफ एनिमल टिश्यूज दैट सपोर्ट एंड प्रोवाइड एंड कनेक्ट्स डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट। सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं स्ट्रक्चर फॉर्मेशन में, स्केलेटल हमारा फॉर्म करते हैं, स्केलेटन सिस्टम का फॉर्म करते हैं, हमारी डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को कनेक्ट करते हैं। तो देख रहे हो, स्ट्रक्चर बोल लूं, कनेक्शन बोल लूं या सपोर्ट बोल लूं, सबका सब क्या है, कनेक्टिव टिश्यू का फंक्शन है। तो भाई फंक्शन पता है तो आप उसकी डेफिनेशन आराम से बना सकते हो। तो क्या क्या होता है, बोन होता है जो सपोर्ट प्रोवाइड करता है, स्ट्रक्चर बनाता है, कार्टिलेज भी का सपोर्ट और स्ट्रक्चर बनाता है, जबकि ब्लड हमारा डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी को कनेक्ट करता है। तो भाई इनकी फंक्शन से ही इनकी डेफिनेशन फॉर्म हो गई, सिंपल। चलो मूविंग अहेड विद द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सा टर्म जो कि होता है एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स। अब भाई इससे रिलेटेड आप लोग बहुत ज्यादा ही कंफ्यूज रहते हो कि मैट्रिक्स क्या होता है। कुछ नहीं होता भाई, प्रोटीन का और कार्बोहाइड्रेट का नेटवर्क होता है जो कि आपके कनेक्टिव टिश्यू को कहीं ना कहीं सपोर्ट प्रोवाइड करता है। मैट्रिक्स मतलब फ्लूइड होता है। ये फ्लूइड जो होता है इसमें प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होते हैं जो कि कनेक्टिव टिश्यू को स्ट्रेंथ और स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम करते हैं। मैट्रिक्स मतलब फ्लूइड होता है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट टर्म जो कि है क्यूबॉइडल एपिथेलियम। अब भाई क्यूबॉइडल मतलब क्यूब लाइक स्ट्रक्चर। तो ऐसे एपिथेलियल टिश्यूज विच आर कंपोज्ड ऑफ क्यूब लाइक सेल्स एंड आर ऑफन फाउंड इन द ग्लैंड्स एंड द किडनी टिब्यूल्स। सिंपल, ठीक, सिंपल। देखो ग्लैंड्स में ना कभी कभी कॉलमनार एपिथेलियम भी प्रेजेंट होता है, कभी कभी क्यूबॉइडल एपिथेलियम भी प्रेजेंट होता है। तो भाई कहीं कहीं पे कॉलमनार भी होते हैं, कहीं कहीं पे क्यूबॉइडल भी होते हैं। तो गलत कॉलमनार भी नहीं होगा, गलत क्यूबॉइडल भी नहीं होगा, ठीक है। एपिथेलियल टिश्यूज विच आर कंपोज्ड ऑफ क्यूब लाइक सेल्स एंड ऑफन फाउंड इन ग्लैंड्स एंड द किडनी ट्यूब्यूल्स। भाई क्या था ये, लोकेशन और फंक्शन था कि नहीं था? लोकेशन और फंक्शन पता चल गया, उसकी डेफिनेशन फॉर्म हो गई। बस और कुछ नहीं करना होता, सिर्फ लोकेशन और फंक्शन पता होगी, सब कुछ कर लोगे। नाउ मूविंग अहेड विद योर अमेजिंग सा एक होमवर्क का क्वेश्चन कि अब आप लोग मुझे क्विज का आंसर बताओगे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके कि अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू दैट सर्कुलेट्स थ्रू आउट द बॉडी ट्रांसपोर्टिंग ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स। ऐसा कौन सा कनेक्टिव टिश्यू है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्टेशन में, न्यूट्रिएंट्स और वेस्ट प्रोडक्ट के ट्रांसपोर्टेशन में? नाउ लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स द आंसर ऑफ दिस हमारी अमेजिंग सी बूझो तो जाने क्या पहेली। तो अगर सेशन पसंद आया हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलना। और इसके अलावा ये है टेलीग्राम चैनल का लिंक जो कि आपके सेशन के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हो डे टू डे अपडेट्स के लिए, ताकि आपसे मेरे से रिलेटेड और बाकी सारे मास्टर टीचर से रिलेटेड कोई भी सेशन मिस आउट ना हो। तो दिस वॉज एंड ऑफ आवर सेशन। और सेशन पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करते जाना। और अब हम फिर मिलेंगे चलते चलते ऐसे ही नेक्स्ट अमेजिंग से सेशन में। तो बाय बाय एंड टेक केयर।